बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। Assalamu alaikum. Welcome you all to Vamos a Estudiar, Let's Study. Today the topic of our discussion is another very interesting topic about the unsaturated hydrocarbons, that's alkene. अच्छा जी, आज हम बात करेंगे अल्कीन्स के बारे में और ये ख़ास मेरे एक स्टूडेंट ने फरमाइश की कि मैम आप जो हैं वो आज का लेक्चर उर्दू में समझाएं। तो ये तमाम उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत मसला होता है इंग्लिश को समझने के लिए, तो मैं उनके लिए मेरा मकसद है कि चीज़ को आसान करके बताया जा सके। तो मैं उनके लिए स्पेशली जो है उर्दू में ये लेक्चर दूंगी ताकि उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने अल्केन्स की बात की थी। अल्केन्स में हमने पढ़ा था कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, लेकिन हमारे पास हर दफ़ा ये सिचुएशन नहीं होती है। हमारे पास ऐसा भी है कि अब हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, लिंक होता है, तो उसको हम अल्कीन्स कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला बजाय CnH2n+2 होने के इसका जनरल फार्मूला चेंज हो जाता है अल्केन से और वो बन जाता है CnH2n। N जो है वो स्टैंड करता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के लिए। सिंपलेस्ट अल्कीन अगर हम बात करें तो इथीन है। जब दो कार्बन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मैं C2 लिखूं तो H2 जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट अल्कीन आपके पास आता है। फंक्शनल ग्रुप में आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, लेकिन अभी यहाँ जहन में रखना ज़रूरी है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके हर कार्बन की 2 स्पेयर वैलेंसीज हो जाएंगी, जो फर्दर जो है अगर हम एग्जांपल लिखेंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेकिन आप रिमाइंड में रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप में हम H या R वगैरह नहीं रिप्रेजेंट करते। फिर मैं एग्जांपल्स की तरफ अगर आऊँ तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि इथाइलिन मैंने लिखा है और इथीन लिखा है। इथाइलिन जो है इसका कॉमन नेम है और इथीन जो है वो इसका आयोपेक नेम होता है। जनरल फार्मूला फॉलो करेंगे अल्कीन के लिए जो CnH2n और उसके अकॉर्डिंगली C2H4 हो जाएगा और हमारे पास 2 कार्बन्स हैं जो कि डबल बॉन्ड के साथ शेयर करते हैं, अपने आप को लिंक करते हैं। Propylene is the common name and propene is, the IUPAC name. C3H6 is given, which is following CnH2n general formula. 3 कार्बन्स आर देयर और वो कंडेंस फॉर्म में कैसे जुड़ेंगे, चाहे आप डबल बॉन्ड राइट साइड से स्टार्ट कर लें चाहे लेफ़्ट से कर लें, कोई मसला नहीं है क्योंकि दोनों सिचुएशन में वो 1-2 के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। तीसरी सिचुएशन ब्यूटाइलिन की, ये ब्यूटप्रोपेंट जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने कार्बन हैं। अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। बट इन इज रिप्रेजेंटिंग दैट दीज कार्बन्स विद इन दैट द कार्बन इज लिंक्ड विद अनदर कार्बन बाय मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड। तो हम एन्स की जो एंडिंग होती हैं वो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम अल्कीन्स की तरफ आते हैं और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन्स के दरमियान तो हम एन को लिखने की बजाय इन लिखना जो है प्रेफर्ड करते हैं और इन ही लिखा जाता है। फिर आगे हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम इनको ओलेफिन्स को नॉर्मली क्यों कहते हैं। ओलेफिन्स कहने की बड़ी वजह कि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं जब भी इनके फर्स्ट मेंबर्स जो हैं वो हेलोजन्स जिनमें फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसा कि इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि इथीन चाहे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे चाहे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करे तो ये हमारे पास 1,2-डाई, अगर क्लोरीन के साथ है तो 1,2-डाई क्लोरो इथेन बनाएगा और अगर ब्रोमीन के साथ है तो 1,2-डाई ब्रोमो इथेन बनाएगा, विच इज समहाउ ऑयली प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हम इनको ऑयल फॉर्मिंग कहते हैं। अल्कीन्स में अगर हम बात करें कि इनकी अक्रेंस की तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर मैं कंपैरिजन में जाऊं तो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इवन अल्काइन से भी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इनकी रिएक्टिव होते हैं और इस वजह से जो चीज़ आपको पता है कि रिएक्टिव होती है वो अनस्टेबल होती है, तो ये नेचर में इतना ज़्यादा आपको फ्री फॉर्म में नज़र नहीं आते हैं। लोअर अल्कीन्स की अगर मैं बात करूँ तो कोल गैस के अंदर ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है और अगर
नेचुरल गैस के लिए हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20% तक इथाइलिन या इथीन प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो मेजरली अगर हम कहें कि अल्कीन्स कहाँ से आती हैं, तो आपको पता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मेजर सोर्सेज होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की। लेकिन जब हम पेट्रोल की क्रैकिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमारे पास क्रैकिंग से अल्केन और अल्कीन्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये इसकी अक्रंस में हमारे पास आ जाते हैं। और क्रैकिंग मॉलिक्यूल्स, क्रैकिंग का प्रोसेस वो होता है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। अल्कीन्स को अगर हम प्रिपेयर करने की बात करें तो आपको जहन में रखना चाहिए कि अल्कीन्स का मतलब ये है कि हमने कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, और ये उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है जब हम एलिमिनेशन करते हैं। और जिन चीज़ों की एलिमिनेशन हम बहुत आसानी से, जिन दो ग्रुप्स को, हमें अल्कीन्स को बनाने के लिए दो ग्रुप एटम्स को रिप्लेस करना है, और जो दो एटम्स हम बहुत आसानी रिप्लेस कर सकते हैं वो हाइड्रोजन हो सकता है, OH हो सकता है, हैलोजन्स हो सकता है। तो पहला जो मेथड हम करते हैं नॉर्मली इसको पढ़ने के लिए वो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। तो जब हम अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, लेकिन इसमें जहन में रखिएगा कि हम इसमें इथाइल अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, मेथनॉल को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। सो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर इज़ बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर। और इसमें हम जो मोस्टली करते हैं कि एथनॉल को एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, और जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं। पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर वो डिकम्पोज होता है हीटिंग से, और हमारे पास इथीन बनता है जिसको हम पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं। इसका रिएक्शन आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट विल गिव यू इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट and water, and this ethyl hydrogen sulfate further heated to give you ethene and sulfuric acid is regenerated. In case of अगर हम dehydration का ईज देखें तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो 70 डिग्रीज़ पर जो है डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स लें तो वो हमारे पास 100 डिग्रीज़ पर होते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल्स अगर लें तो उनके लिए जो टेम्परेचर हमें यूज़ करना पड़ता है वो 180 डिग्रीज़ का होता है। ये वजह क्यों होती है, क्योंकि हम फर्दर जाके भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस जो बनते हैं उन पे बेस करता है। तो टर्शरी अल्कोहल्स का जो कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का थोड़ा कम होता है और प्राइमरी का उससे कम होता है। तो उस बेसिस पे हम इनको सेपरेट आउट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है अल्कीन को बनाने का। पहले स्टेप में हमने डिहाइड्रेशन की तो एक हमने एटम हाइड्रोजन निकाला और दूसरा जो है OH निकाला था, तो दोनों मिलकर वाटर बने थे। तो रिस्पेक्टिव कार्बन से हमने निकाला था, इसलिए अल्कीन बना था हमारे पास और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ था। अब यहाँ पर हमने एलिमिनेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन दूसरा एटम जो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं वो हैलोजन हमारे पास होगा। तो ये बेसिकली होगा कैसे कि हम इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं जो कि लिक्विड होता है। जब हम उसको KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो K है एक कार्बन के साथ जो Br लगा हुआ है उसको एलिमिनेट करके KBr बना देगा, और जो CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन OH के साथ निकल जाएगा और वाटर बना देगा। इस तरीके से दोनों कार्बन में से एक में Br निकला और एक में से H निकला, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इथीन जो है वो बन जाएगा। और यहाँ पर अगर ईज ऑफ डी हैलोजनेशन ऑफ वेरियस एल्काइल हेलाइड्स हम देखें, यहाँ भी हमें वही सिचुएशन देखने को मिली है कि टर्शरी एल्काइल हेलाइड इज़ मोर स्टेबल। इसकी डी हाइड्रोहेलोजनेशन हमारे पास ज़्यादा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एल्काइल हेलाइड्स। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, विच इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड विच इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। डीहाइड्रोहेलोजनेशन जो वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया उसका मतलब क्या था कि डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजेंस। तो यहाँ पर जो दो एटम्स निकले वो हाइड्रोजन और हैलोजेंस थे, और इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा स्टेप हुआ जिससे हम अल्कीन को बनाते हैं। अच्छा, अभी तो हमने ये दो स्टेप्स पढ़े कि किस तरह होते हैं, लेकिन हम
इसको करेंगे कि अल्कीन्स की फ़िज़िकली ये कैसे होते हैं। तो जो अल्केन्स भी जैसे थे कि जैसे वो भी लोअर होते हैं, वो आपके पास गैसेस हैं। अल्कीन भी C1 से C4, C2 से ऑनवर्ड C4 तक जो हैं वो आपके पास गैसेस हैं। इसी तरह जो C5 से 15 तक हैं लिक्विड्स होते हैं, और हायर जो हैं सॉलिड्स हैं। तो सॉलिबिलिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली नॉन पोलर होते हैं, तो जाहिर है कि इनकी पानी में तो कोई एफिनिटी नहीं होती है, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल हो जाते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। रिलेटिव डेंसिटी जो है लेस डेंसर देन एयर होते हैं हमारे पास। और इसमें अगर हम बात करें फ्लेमेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली ये इनका जो फ्लेम होता है ये ज़्यादा स्मोकियर होता है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। तो ये जब भी बर्न करते हैं ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो देते हैं, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ द हीट इज़ एलिमिनेटेड, और दे आर हैविंग मोर स्मोकियर फ्लेम। अगर हम उसको अल्केन्स के साथ कंपेयर करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे आप इनकी मॉलिक्यूलर साइज़ को जो है वो बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं इथीन से एंड देन यू मूविंग टुवर्ड्स प्रोपीन एंड देन ब्यूटीन, तो इसका क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ता जाता है कार्बन के ज़्यादा होने से, हाइड्रोजन के ज़्यादा होने से, तो ऑब्वियसली इनकी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाते हैं, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी उसके मुताबिक इंक्रीज़ होती हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अंडरस्टैंडेबल होगा इंशाल्लाह। कल हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फिर किस तरीके से ये केमिकली बिहेव करता है और कैसे ये दूसरी चीज़ों के साथ जाके रिएक्ट करता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।